तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में कि आप भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं, वो साइकिल से सही या फिर आप वैसे सही। तो बात करने वाले हैं वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की महंगाइयों के बारे में, क्या खर्चे होते हैं और किस तरीके के वहाँ पे लोग होते हैं और किस तरह का आपको रोड मिलने वाला है। पूरा सफ़र के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। हम श्री केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे और उसका क्या रीज़न रहा था और हमारी यात्रा कैसी रही। आज मैं सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है भर भर के कमेंट भी आए थे और जो है कॉलिंग भी आया, क्योंकि मेरा जो प्लेट था उसी पे अपना नंबर डला दिया था। इसकी वजह से भाई बंधुओं की काफ़ी कॉलें भी आई थी और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की है, तो फीडबैक मांग रहे हैं कि वहाँ की आपकी यात्रा कैसी रही, कैसे लोग हैं वहाँ के और क्या हम भी यात्रा कर सकते हैं साइकिल से। तो काफ़ी लोगों ने भी कॉल किया था कि हम चारों धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो कैसा रहेगा भाई, आप यात्रा करके आए, उसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये केदारनाथ धाम का सफ़र जो है काफ़ी हार्ड सफ़र है, जो कि हमने श्री केदारनाथ धाम साइकिल से ट्रैवल किया था, जो कि गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है और काफ़ी हार्ड सफ़र है वो, जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि आधा किलो वजन आप रख लो तो आप मना कर दोगे। वहाँ पे हालत ऐसी हो जाती है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बगैर स्किप करे हुए दोस्तों, आज आपको ये थोड़ी सी वीडियो जो मैंने आपको बनाया है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना और सारी जानकारी आपको रियल दूंगा कि वहाँ के कैसे कैसे लोग हैं। बाकी तो मैंने और भी ब्लॉग डाले हैं, आपको सब पता ही है, आप देखते ही आए हैं। और जो भाई नए अगर चैनल पे देख रहे हैं तो यार सपोर्ट करो भाई का, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल हम करके आए हैं और आप लोगों को काफ़ी भर भर के कमेंट किए हैं, तो उसके लिए यहाँ से दिल से थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यार, कि हमारी यात्रा में जो है आपने फुल सपोर्ट किया था। तो मेरा ही फर्ज बनता था कि यार मैं आपको थोड़ा सा अपना फीडबैक दूं। और मैंने आप सभी लोगों के लिए मन्नत भी मांगी थी वहाँ पे एक साथ, ऑल यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि मैं उस दिन लाइव आ गया था वीडियो बनाने के चक्कर में। मैंने सोचा कि लाइव ही आ जाता हूँ, एक साथ सब भाई बंधुओं के अपने दर्शन करा देता हूँ। तो लाइव वीडियो भी आपने देखा ही होगा, ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ के क्या आलम थे, क्या ठंड थी वहाँ पे और ऐसे बर्फ गिर रहा था ना कि जो उंगलियाँ जो बिल्कुल थी वो सुन्न हो गई। एक रास्ता जाता है हरिद्वार होके, आप चाहें अगर आप जाना चाहते हो तो डायरेक्ट हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सीधे गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आप चाहें जैसा भी घोड़ा खिच्चड़ करना चाहें तो घोड़ा खिच्चड़ कर सकते हैं, या हेलीकॉप्टर से जाना चाहें तो उसकी भी सुविधा काफ़ी अच्छी है। लेकिन सारा पैसे का खेल है वहाँ पे दोस्तों। अगर आप कम खर्चे में पूरी यात्रा करना चाहते हैं तो आज मैं सारी आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, कि आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका क्या क्या खर्च होने वाला है और क्या क्या महंगाइयाँ हैं वहाँ की, कितना खर्च में आप घर वापस आ सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। एक दिन तो दोस्तों ऐसा आ गया था कि हम क्या बताएं, 5 बजे का टाइम था। रानीखेत से आगे चल के एक रूट पड़ता है जो जंगल पड़ता है, जिसमें जंगली जानवर बहुत रहते हैं, शेर बाघ का बहुत डर रहता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हम फंस चुके थे। और वो मंदिर था, शिव मंदिर करके था, जो कि 10 किलोमीटर था और 4 बज रहे थे। तो 10 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए बहुत था, क्योंकि हमें सिर्फ पैदल चढ़ना था, साइकिल खींच के 50 किलो वजन लेके यार बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। एकदम सांसें फूल गई थी, एकदम बिजली तड़पने लगी, मौसम एकदम बिगड़ गया, एकदम ठंडी ठंडी बारिश होने लगी दोस्तों। फिर तो बहुत दिक्कत हो गई। फिर तो अपने आप को खींचे, साइकिल को खींचे कि जगह देखें कि कहीं पे रुकने का मतलब सामान वामान, हमारा जो व्यवस्था थी, वैसे तो हमारे पास सारी चीज़ें थी, लेकिन कि हमारा सामान कैसे बचेगा, हम कैसे बचेंगे। और ये जंगली जानवरों का एरिया है, अगर कोई बात होगी तो क्या होगा। तो पूरी बारिश जो हमने अपने सर पे बिताई थी, 2 घंटे हम बारिश में चले थे। 2 घंटे बारिश में चलने के बाद किसी ने कोई जगह भी नहीं दी रुकने के लिए, ठहरने के लिए। 2-1 घर मिले थे। पहाड़ों में तो भाई ऐसे घर होते हैं, 2-4 घर, 10-5 घर, जो भी है। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों के बारे में। तो हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। काफ़ी लोगों ने जिन जिन भाइयों की मतलब जैसे दुकान होती हैं, जनरल स्टोर होते हैं, परचूनी की किराने की दुकानें होती हैं, उन भाइयों ने यार रोक रोक के बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बिस्लरी पिलाया और भी चाय नाश्ता कराया, बल्कि और तो छोड़ो खाना भी आधे आधे रेट में भाई बंधुओं ने खिलाया था। तो उसके लिए यहाँ से दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो फिर दोस्तों वहाँ से हम सीधे कर्णप्रयाग पहुँचे। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग पहुँचे, जहाँ पे संगम नदी जो बोला जाता है, संगम नदी काफ़ी फेमस है, आपने कभी सुना ही होगा। तो उस जगह पे मंदिर पे रुके थे, वो नाम ही मतलब मंदिर का यही है, संगम टेम्पल।
इस नाम से मिलेगा आपको। जिस जगह पे मैंने आपको वहाँ पे भी एक ब्लॉग बनाया था, तो वहाँ पे दो जगह से जो नदियाँ आती हैं एक जगह पे जाके मिल जाती हैं, उन्हें बोलते हैं संगम नदी, जो कि एक नदी श्री केदारनाथ धाम से होके आती है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि रुकने की व्यवस्था हमारी कैसी थी। तो रुकने की व्यवस्था ऐसी थी दोस्तों, हमने कैंपिंग टेंट ले लिया था, और गूगल बाबा तो सबके लिए जानते ही हैं कि कुछ भी सर्च कर सकते हो कि किस जगह पे क्या चीज़ आने वाली है। तो हम यही देख लेते आज का टारगेट हमारा क्या रहेगा और कितने समय में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस मंदिर तक। तो मंदिर ज़्यादातर यात्रीगढ़ लोगों के लिए ही मंदिर धार्मिक स्थल बनाए गए होते हैं, जो कि कहीं से अगर कोई यात्रीगढ़ आते हैं तो वहाँ पे ठहरने की पूरी व्यवस्था होती है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे मंदिरों पे भी रुके थे हम, जो कि महाराज लोग थे, संत महात्मा, उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। उसके बाद जो है फिर दोस्तों बात करते हैं अब वो वहाँ के खर्चों के बारे में कि क्या क्या खर्च हो सकते हैं और हमारा क्या क्या खर्च आ जाता है श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रोडवेज या बस से जाते हैं तो सीधा हरिद्वार पकड़िए, हरिद्वार से सीधा ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सीधा गौरीकुंड के लिए, मतलब वाहन आप चेंज कर सकते हैं, वाहन आपको हर जगह पे अड्डे पे मिलते रहेंगे। आपको सिंपल सा तरीका है, आप जाके सबसे पहले आप सीतापुर पहुंचेंगे, सीतापुर बस स्टैंड से फिर आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे, सोनप्रयाग से सीधा गौरीकुंड, गौरीकुंड पहुंचने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैदल यात्रा करेंगे या फिर खच्चर का या फिर पालनी का। तो उनके चार्ज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्या चार्ज हो सकता है। देखो भाई, पैदल यात्रा 22 किलोमीटर की रहती है, जो कि अगर आप अकेले 1 से 2 बंदे हैं तो 8 से 10 घंटे में भी तय कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो आप 10 से 12 घंटे का भी सफ़र तय कर सकते हैं, और अगर आप खच्चर से आते हैं तो वो 6 घंटे में लगभग पहुंचा देते हैं। तो खच्चर का क्या खर्चा होता है, समथिंग 3500 से लेके 5000 रुपये का आपका खच्चर का खर्चा होगा एक तरफ का पर व्यक्ति का, जो कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए लेके जाते हैं। भाई रिस्क आपका रहेगा, कहीं खच्चर फिसल गया या गिर गया आप ऊपर से तो भाई रिस्क आपका ही है, क्योंकि रोड के अगर बारे में बात किया तो दोस्तों यकीन करना 2-2 फीट के गड्ढे हैं वहाँ पे, और इस तरीके की कीच है। घोड़े के जो घोड़े खच्चर होते हैं उनकी लीद होती है, जब बारिश हल्की हल्की होती है ना तो वो उस तरीके की जो कीच बन जाती है, गंदगी बन जाती है। जब वो घोड़े और खच्चर जब चलते हैं तार 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 तार, भाई भीड़ तो बहुत है वहाँ पे इस बार तो, जब वो घोड़े और खच्चर वहाँ पे चलते हैं तार 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 ना, तो जो कीच होती है उनकी एकदम मुंह पे आती है, कपड़ों पे हमारे सब सन जाते हैं। लेकिन क्या है, भोलेनाथ की भक्ति में है, यात्रा कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। उस टाइम पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है इस सफ़र में, यात्रा में भाई कोई सने सब सन के ही जाते हैं वहाँ, जूते चप्पल तो बिल्कुल साबित ही नहीं रहते हैं। बात करते हैं अब खर्चों के बारे में। तो भाई देखो, पालनी वाला अगर आप बैठ के जाते हैं, पालनी से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ेंगे, वो भी आने के और जाने के, ठीक है। और पालनी में एक चीज़ और भी होती है दोस्तों, कुछ वेट के ऊपर भी होता है, जितना हमारा वजन होगा उस हिसाब से जो है हमारा रुपये जाता है। और फिर खच्चर के बारे में भी यही हिसाब होता है, 3500 5000। अब आप आइडिया लगाइए, एक सीमेंट का कट्टा जो है 500 रुपये का होगा, 600 का होगा, 400 रुपये का होगा, 2 कट्टे भैया 3500 रुपये में केदारनाथ धाम तक खच्चर वाले पहुंचाते हैं। तो भैया सीमेंट के कट्टों की कीमत बताना कितने रुपए की होगी। तो भाई महंगाई। अब इस हिसाब से आप अगर पानी की बोतल बिस्लरी अगर लेना चाहेंगे तो आपको 80 रुपये और 100 रुपये की लेना पड़ेगी। वो भी आप कहेंगे यार इतना महंगा है, तो भाई महंगा तो है लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि भाई खच्चर पहुंचाते हैं वहां तक। तो महंगाई के हिसाब से जो 3500 5-5 हज़ार रुपये में आपका सामान दुकान पे ऊपर पहुंचाते हैं, तो भाई उसी में वो ऐड करके आपसे ले लेते हैं। तो पानी की बोतल तो आप समझ सकते हैं 80 रुपये की, 100 रुपये की, ये है खर्चे। अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में दोस्तों। तो खाने पीने का ऐसा सिस्टम रहता है वहाँ पे, अगर हम 24 घंटे अगर चल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हमारी 24 घंटे की भी यात्रा वो हो जाती है, बाबा जी के दर्शन करते हैं तो भाई वहाँ महंगाई के बारे में बात की जाए खाने के लिए, तो आपका कम से कम 300 रुपये में पेट भरेगा। जो आपका पेट है, अगर आप चाहेंगे कि मैं भर पेट खा लूँ, जैसे पराठा है, आलू का पराठा है, मैगी है, यही वगैरह चीज़ें होती हैं, यही फेमस चीज़ें हैं पहाड़ों में। तो आप अगर पेट भर के खाना चाहेंगे तो आपको समथिंग 250-300 रुपये का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने एक सिगरेट भी वहाँ पे ले ली तो आपको 30 रुपये की लेना पड़ेगी। अगर आप एक गुटखा भी लेते हैं तो 20 रुपये का मिलेगा। आप इसी तरीके से हर चीज़ का गुणा भाग कर सकते हैं कि क्या महंगाई हो सकती है। तो ये हमारे खर्चे आ जाते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की। तो भाई लोगों, इस बार तो ऐसा था, वहाँ पे यात्रीगण लोग वहाँ पे ब्लैक में भी सोच रहे थे कि हमें बैठने के लिए मिल जाए हेलीकॉप्टर पे और हम यात्रा कर लें।
क्योंकि भीड़ इतनी थी और रोड का तो हिसाब ही बहुत ख़राब है। ऐसी चढ़ाई है भाई लोगों, ऐसी ऐसी चढ़ाई है। अच्छे अच्छे वहाँ पे जाते हैं तो बस बम बम भोले कर आते हैं। बिल्कुल बहुत हार्ड चढ़ाई है, कुछ कह नहीं सकते। जो भाई केदारनाथ धाम की यात्रा करे हुए हैं और गए हुए हैं वही जान सकते हैं इस चीज़ को। अन्यथा आप नहीं की हो दोस्तों तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। बाकी भोलेनाथ की नगरी में जब पहुंचते हैं, उत्तराखंड तो वैसे भी भोले की देवभूमि है, जब वहां पे पहुंचते हैं केदारनाथ धाम की ओर तो एकदम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रीजर में बिठा दिया है हमें। एकदम ऐसे बर्फ गिरते हैं, एकदम घटाएं उड़ती हैं, बादलों की वहीं से बादल उड़ते हैं, एकदम इतनी ठंड लग जाती कि हमारी तो भैया ये उंगलियां भी काम करना वहाँ पे छोड़ गई थी। हमारा प्लान था, कैमरा लेके गए थे हम कि 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन भैया वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा रुकने की इच्छा ही नहीं की क्योंकि ठंड इतनी थी वहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों वहाँ पे रुकने के बारे में कि आप अगर रुकना चाहेंगे वहाँ पे कैंपिंग टेंट अगर आप लेके जाते हैं तो आप जगह एडजस्ट कर लेना जैसा भी है, लेकिन मुश्किल ही समझ लेना कि आपको जगह वहाँ पे मिल जाएगी सोने के लिए। वो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। बाकी आप अगर कैंप वगैरह लेते हैं वहाँ पे तो आपको 500 से 1000 रुपये देना पड़ जाएंगे, जिसमें आपको लाइट वाइट की सारी व्यवस्था होंगी, मोबाइल चार्ज करने की, खाने पीने की, सोने की। तो खाने पीने का खर्चा तो भाई अलग ही होगा, ये तो आप जान ही सकते हैं उस जगह पे। फिर बात करते हैं वहाँ पे भाई हम अपने बारे में। तो भाई हम कैंपिंग टेंट ले गए थे, रात का हमने सफ़र किया था, 3 बज गए थे हमें साइकिल खींचते खींचते ऊपर के लिए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही थी और एक इच्छा थी जो हम यहाँ से लेके गए तो मन में यही मलाल आता कि यार हम गौरीकुंड तक हम लेके आए, साइकिल ऊपर नहीं ले गए। तो भाई हमने ये इच्छा अपनी पूरी कर ली थी। तो कैंपिंग टेंट लेके गए थे हम, तो हमें चलते चलते रात के 3 बज गए यार गौरीकुंड से। अरे भैया तो ऐसी हत्या हो गई हमारी, हम किसी से कहना भैया सुला लो यार, क्योंकि जो हमारे साथ में दूसरा वाला भाई था सोनू भाई, तो उसकी ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया था, साइकिल खींच नहीं रही थी और नींद में ऐसे चल रहे थे साइकिल खींच खींच के। आपने वो वीडियो देखा ही होगा शायद। इस तरीके की हमारी कंडीशन वहाँ पे हो गई थी, बहुत बुरी दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है भाई कोई सुला लो हमें, भाई कोई सुला लो यार, कैंप दे दो भाई, 1000 ले लेना, 500 ले लेना, लेकिन 3 बज रहे हैं, आपको कौन सुला रहा है वहाँ पे। भाई बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, कुछ कहा नहीं यार। तो हम अपनी जान को हथेली पे रखकर हमने वही चौराहे पे वहीं पे अपना कैंपिंग टेंट बिछा दिया। जो खच्चर चल रहा है रात में भी दिन में भी, वो तो खच्चर चलते हैं, दिन में सवारी चलती हैं और रात में भी, दिन में यात्रीगढ़ चलते हैं, रात में भी यात्रीगढ़ चलते हैं। उसके साथ साथ सामान ढोती हैं, खच्चड़े ऊपर के लिए पहुंचाती हैं, जो हम लोग वहाँ पे खरीदते हैं और खाते हैं। फिर भैया क्या हुआ, हमने अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पर कैंपिंग टेंट अपना बिछा दिया रोड पे ही, और खच्चर हम और सो गए। भोलेनाथ जो होगा देखा जाए, क्योंकि नींद का नशा बहुत बुरा होता है दोस्तों। नींद तो एकदम बहुत बुरी चीज़ है जब आपको ज़्यादा आ गई, अगर थकान आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि हम भैया 8-9 दिन हमें चलते हुए कंटिन्यू साइकिल खींचते हो गए, थकान ज़्यादा हो गई थी। फिर हमने कैंपिंग टेंट वहीं पर बिछा दिया होगा देखा जाए, कोई नहीं सुला रहा है। टेंट बिछाया हमने और उसी में सारा सामान डाला, साइकिल खड़ी की अलग को और अलग के लिए, और फिर हम उसमें लेट गए। खच्चर आ रहे हैं, खड़ 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 उनके पैर लग रहे हैं टेंट से। हे भगवान बस बचा लेना, एक खच्चर का भी पैर लग जाता हमारे ऊपर तो हम तो बस वहीं पे भट हो जाते। लेकिन सब भोलेनाथ की कृपा है। हम आपको इन चीज़ों का इसलिए सामना करा रहे हैं कि आपका भी इन चीज़ों से सामना पड़ सकता है भाई, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा है, कठिनाइयाँ काफ़ी आती हैं। फिर हम चढ़ाई कर देते हैं सुबह 7 बजे से, वहाँ से दूसरा दिन हमें लग जाता है लगभग 2 बज जाते हैं हमें। फिर 2 बज जाते हैं। फिर वहाँ पे सबसे पहले एक बर्फ़ आता है, बर्फ़ की चट्टानें जो आती हैं, जो बर्फ़ की नदियाँ आती हैं, ऊपर से बर्फ़ देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन वो वहाँ पे लोग गिर रहे थे, यात्रीगढ़ वहाँ पे गिर रहे थे फिसल फिसल के, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा मजाक बन जाएगा, क्योंकि भोले की नगरी में हम आ ही गए हैं, जो कि केदारनाथ से 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे बर्फ़ ज़्यादा गिरा हुआ मिल गया था, जिसकी वजह से हमने साइकिल ऊपर बढ़ाने की फिर कोशिश नहीं की। हमने आराम से एक दुकान पे भैया से बोल दिया था, वहीं पे खाया पिया, वहीं पे साइकिल अपनी खड़ी कर दी। बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बर्फ़ गिर रहा था, तो हमने सोचा अब सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं दोस्तों। तो हमने इस तरह से वहाँ पे साइकिल खड़ी की थी, और साइकिल तो हम वहाँ पे ले ही गए। जब एक 1.5 किलोमीटर क्या रह गया, 1 किलोमीटर तो दोस्तों आपको प्लेन मिलेगा ऊपर बिल्कुल, जो कि बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन अपना पर्ची कटाया, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये पर्ची कटाने के बाद भैया से हमने रिक्वेस्ट किया, पर्ची कट गई फ्री में वो भी। फिर हमने दर्शन वहाँ पे किए। काफ़ी वहाँ पे भीड़ था दोस्तों, और काफ़ी कठिनाइयों का हमने सामना किया था।
तो कहीं पे जाके हमें जान में जान आई कि हाँ ये भोलेनाथ हमारे 9 दिन में दर्शन हुए थे। 9वें दिन शुभ सोमवार को भोलेनाथ के, तो मैं उस दिन लाइव भी आया था दोस्तों, शायद आपने वीडियो को देखा भी होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वहाँ दोस्तों रुकने की तो एकदम इच्छा ही नहीं की, और हमारा स्वास्थ्य जो था बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो हम वहाँ से तुरंत रिटर्न हो गए, 10-15 मिनट के बाद वहाँ से तुरंत रिटर्न हो गए। वहाँ पे एक हमारे महाराज मिले थे श्री केदारनाथ धाम पे, वो भी मेन फ्रेंड पे, जो कि हमारे बहरी कस्बे से ही हैं। गदा वाले बाबा नाम से फेमस हैं, चश्मा लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनने हमें पहचान लिया था। तो वो बोले बेटा हम आपके दर्शन अभी करा देंगे 5 बजे के बाद, कुछ टाइमिंग भी होता है वहाँ पे। वहाँ से फिर दोस्तों सीधा हम गौरीकुंड से फिर हम सीधा सोनप्रयाग से सीधा रुद्रप्रयाग से सीधा हम ऋषिकेश से फिर हरिद्वार से फिर नजीबाबाद से नगीना धामपुर से फिर काशीपुर से सीधा बाजपुर से गदरपुर, रुद्रपुर से किच्छा से बहरी से सीधा हम अपने घर आ गए, जो कि नाइट में 9 बजे आए थे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, हमारी कहीं पे रुकने की इच्छा नहीं कर रही थी। तो हमने 9 दिन में भोले बाबा जी के दर्शन किए थे। आज के बाद मैं आपको अब नया कंटेंट लेके आऊँगा दोस्तों, तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आपको हमारा ये फीडबैक कैसा लगा दोस्तों, और हमारी यात्रा आपको कैसी लगी। और दोस्तों आप कभी जाना चाहिएगा तो इन चीज़ों को ध्यान रखना केदारनाथ जाने से पहले कि आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, भाई को सपोर्ट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।